कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड सरकार ने वित्त आयोग से कृषि के विकास के लिए मांगा 9,139.85 करोड़ रुपये। रांची में 15 फरवरी से पहले कृषि मेले का आयोजन। सब्जी का बिचड़ा तैयार करने में बीजों के बीच 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने रांची दौरे पर आए वित्त आयोग के दल से कृषि के विकास के लिए 9,139.85 करोड़ रुपए की मांग की है। इस बजट से अम्लीय भूमि को कृषि योग्य बनाने, सुखाड़ की स्थिति में सब्जी, फल और फूलों की खेती को बढ़ावा देने, पठारी भूमि को समतल करके खेती लायक बनाने और कोल्ड स्टोरेज निर्माण करने जैसे कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार की योजना है कि 6,076.50 करोड़ कृषि कार्यों पर, 200 करोड़ शोध कार्यों पर और 2,855.16 करोड़ बागवानी संरक्षण पर खर्च किए जाएंगे। पिछले दिनों जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बीज विक्रेता कंपनियों के पदाधिकारियों और प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 फरवरी तक हर हाल में कृषि मेले का आयोजन कर लेना है। साथ ही 2013-14 में जितनी बीज बेची गई है उसकी पूरी जानकारी भी 15 फरवरी तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए। इसमें यह भी तय किया गया कि हर माह के अंतिम सप्ताह में मासिक बैठक की जाएगी। सब्जी का बिचड़ा तैयार करने में किसान भाई बीजों के बीच 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज बोने के बाद उसे आधी आधी मात्रा में मिट्टी और गोबर मिलाकर ढक दें। जाड़े का मौसम हो तो उसे पुआल से ढक दें। सब्जी फसलों का बिचड़ा पौधशाला में तैयार करें या खुले खेत में। बीजों का सही अनुकरण और पौधों का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। जो किसान भाई सब्जी फसलों की खेती इस मौसम में बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, उन्हें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक की सलाह है। जो हम लोग बिचड़ा तैयार करते हैं तो बीज जिस समय हम लोग डालते हैं, जो दूरियां हमारे पास पौधे से पौधे, ये जो बिचड़ा से एक जोड़ा से दूसरे जोड़ा के जो बीज जो डालते हैं, बीज बहुत घना नहीं होना चाहिए। अगर घना बीज हो जाएगा तो बीज बिचड़ा स्वस्थ मेरा नहीं होगा। इसलिए किसान भाइयों से हम ये सलाह देते हैं हम लोग कि एक जोड़ा से दूसरे जोड़ा जहाँ बिचड़ा लगाना है उसमें 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और उसको जो हम लोग ढकते हैं हल्का मिट्टी और आधा गोबर आधा मिट्टी को मिला के अच्छे ढंग से उसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं, जिससे हमारा जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। ठंडे के दिन में करना है तो उसको हम लोग पुआल से ढक देते हैं, जिससे हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सलाद मटर की ही एक खास प्रजाति है जिसे छेमी समेत खाया जा सकता है। जो किसान सलाद मटर की खेती से अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं वो स्वर्ण तृप्ति नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये चोरनेल असीथा रोगरोधी है। किसान भाई मैं ये बता दूं, हमारे इस केंद्र पर अनुसंधान केंद्र पर एक नई प्रजाति मटर की, जिसको सलाद मटर कहते हैं, जिसका पूरा छिमी को खाया जाता है, जो कि वो रेशा रहित है और मीठी है। उसका छिलका पर मिठास है, वो रेशाहीन है। तो उसको जैसे फली चौड़ा हो जाता है, दाना को पूर्ण रूप से भरने से पहले ही फली जब चौड़ा हो जाती है उसको हम तोड़ के खाते हैं। तो उस सलाद मटर जिसको कहते हैं, इसमें हमारे इस केंद्र पर नई प्रजाति का विकास हुआ है जो चोरनील असीथा प्रतिरोधी भी है, साथ ही साथ सलाद मटर भी है। उसका नाम है स्वर्ण तृप्ति। राज्य के किसान धान फसल की कटाई के लिए कृषि उपकरण स्वचालित रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 800 मिलीलीटर डीजल में 1 घंटा चलता है।
साथ ही ये फसल को काटकर पंक्तिबद्ध तरीके से बिछाते भी जाता है। किसान भाई खास के धान की कटाई के लिए ये मशीन स्वचालित जो है रीपर मशीन बहुत ही उपयुक्त है और ये बहुत ही छोटा मशीन है, बहुत ही हल्का मशीन है। इसका वजन करीब 1 क्विंटल है। इसमें 4 HP के इंजन है, जिसमें जो है 800 ml जो है 1 घंटे में 800 ml डीजल की खपत होती है। और सबसे बड़ा विशेषता इस मशीन का कि वो फसल काटने के बाद जो है कतार से एक साइड में गिराता है, क्योंकि एक साइड में जो इसके ब्रेकर होते हैं, इसलिए एक कतार से एक साइड में गिराते हैं और बाद में जो है उसके जो है मजदूर के से इसको जो है बंडल बना के फिर हम उसको जो है अपने खलिहान में ले आते हैं। तो खास के ये बहुत उपयोगी है। इससे काफ़ी श्रम की बचत है, समय की बचत है और पैसे की भी काफ़ी बचत है। किसान भाई इससे काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। और अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान जुड़े हैं जिन्होंने खेती के जरिए ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है और अपने परिवार को भी खुशहाल बनाया है। इनकी कामयाबी इस मायने में खास है कि खेती इनके लिए रोजगार का विकल्प नहीं, संकल्प है। यहाँ एक संस्था है आत्मा, उसके माध्यम से हमको पता चला कि नया पद्धति से अगर खेती करते हैं, जैसे कि बहुत सारा ड्रिप वगैरह लगाए हैं उसमें, इसके बाद स्प्रिंकल वगैरह, ये सब जो नया टेक्नोलॉजी है, नया सुविधा है, इसके माध्यम से खेती करने से सब्जी का उपज बहुत बढ़िया होने लगा और बेसी नहीं 1.5-2 साल के अंदर में हम जितना अच्छा उत्पादन किए तो अगल बगल के लोग जो है देख करके काफ़ी प्रभावित हुए। जो लोग एक मोटा धारा के पानी के धारा से खेती करते थे, उन लोग हमको पहले मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि बूंद बूंद पानी से कहाँ खेती होगा, कहीं बूंद बूंद पानी से खेती होता है। लेकिन साल भर 1.5 साल के बाद जब वो लोग देखे तो काफ़ी लोगों का झुकाव इसी ओर जा रहा है कि हम लोग भी ड्रिप लगाएंगे, हम लोग भी इसी तरह से खेती करेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति 15 रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4450 रुपए, गेहूं 1900 रुपए से 2100 रुपए, चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4750 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3350 रुपए, आलू 800 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा खेती बाड़ी की जानकारी और खेती से जुड़ी हुई खबरें, साथ में मंडी का भाव और कैसा हमारा मौसम, इस बारे में हमने जानकारी हासिल की। हम आगे ढेर सारी जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सबों का कृषि दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मंगरा, ठंड तो काफी बढ़ गई है। वे तो आप इतना जो है सो टेंट लगा लिए हैं, हम वैसे में समझ गए कि ठंडा ज्यादा है। अरे टेंटे नहीं लगाए, हम लिट्टी चोखा भी खा के आए हैं। अच्छा। और तो हम देखे तुम्हारे टिफिन में भी वो आलू और मटर का भरा हुआ रोटी था। अरे भाऊजी देखिए, आप मटर का नाम लिए ना, तो मटर से एक तो सवाल हम आपको आपसे एक हम सवाल पूछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो मटर का खेती हो रहा है, खेती एकदम चकाचक, जब पूरा उसका उपज हम लोग को मिलता है ना, तब तो बहुत मजा। लेकिन अगर उसमें रोग व्याधि, कीड़ा कीड़ा अगर उसको खाना चालू कर देता है तो एकदम मूड तो ऐसा खराब कर देता है। अरे मूड खराब करने की क्या जरूरत है, हम लोग किस मर्ज की दवा हैं? तो अच्छा, आप दवा आप हैं? हम नहीं, हमारे विशेषज्ञ हैं। अच्छा, तो हमारे विशेषज्ञ से थोड़ा सा हमारे साथ साथ सब किसान भाई बहन को ये जानकारी दिलवा दीजिए कि मटर फसल में अगर रोग व्याधि हो जाए तो क्या उसका निदान हो, उसे बचने का क्या उपाय हो। बिल्कुल दिलवाएंगे। तो किसान भाई बहनों, मटर फसल आपने भी लगाया होगा और अभी जैसा मौसम है, इस मौसम में तो आपने सुन ही लिया, मटर भर के रोटी, आलू भर के रोटी और लिट्टी चोखा तो है ही। अरे पहले मटर तो उपजने दीजिए ना। तो मटर फसल में लगने वाले रोग व उसके उपचार कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। जैसा कि किसान भाइयों, आपके खेत में मटर लग चुकी होगी, तो ऐसे में मटरों में कहीं ना कहीं कीट लग जाते हैं और उसके कैसे बचाव करें, ये सब सोचते होंगे आप। तो बिल्कुल आपके हर समस्या का समाधान लेके हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ ये जानकारी देने के लिए हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। डॉक्टर साहब से हम जानकारी लेंगे कि मटर में कौन कौन से रोग लग जाते हैं और उसका बचाव कैसे किया जाए। समय किसान भाई जो है इस समय मटर लगा चुके होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है झारखंड में मटर बड़े पैमाने पर लगाई जाती है और यहाँ के किसान जो है मटर की खेती वैज्ञानिक तौर पे जो है खूब अच्छे तरह से करते हैं। लेकिन किसान भाई मटर तो लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि जब हम लेट मटर लगाते हैं, जनरली यहाँ पे झारखंड में हम लोग जो है लेट मटर लगाते हैं, जबकि यदि आप अक्टूबर के महीने में लगाएं तो ज़्यादातर बीमारियाँ जो है न के बराबर आती हैं, यानी आपको जो है ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन किसान भाई जो है धान काटने के बाद मटर लगाते हैं तो ऐसे केसेस में जो बीमारियां जो है ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर किसानों को खेत में जो है पौधे जो है अभी तैयार हो रहे हैं, अभी फूल की स्थिति में आ रहे हैं, तो फल आते आते जो है जनवरी का लास्ट महीना आ जाता है। तो इस केसेस में जो है बहुत सारी बीमारियाँ जो है आने लगते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से जो बीमारी है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। यह जो है पाउडर जैसा जो पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो है सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं पाउडर जैसा, और बड़ी तेज़ी से पूरे खेत में फैलते हैं। किसान भाई यदि जो समय पे इसका उपचार न करें तो पूरा का पूरा फसल जो है आपका बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि पाउडरी मिल्ड्यू आने से पहले सल्फर फंजीसाइड, जैसे अभी आपके खेत में फूल नहीं है तो इस केसेस में जो है आप जो है सल्फर फंजीसाइड का इस्तेमाल करें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ। यदि फूल आ जाता है उस समय भी जो है पौधे को बचाने के लिए आपको जो है बाविस्टीन का छिड़काव करना है। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू नहीं आता है। साथ ही साथ
कुछ जो है रोगरोधी किस्में भी हैं जिसको किसान भाई चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण अमर और स्वर्ण तृप्ति, ये 2 वैरायटी है। स्वर्ण अमर, स्वर्ण तृप्ति, स्वर्ण मुक्ति, ये वैरायटी जो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू नहीं आता है। ऐसी प्रजातियों को किसान भाई यदि सेलेक्ट करके लगाते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू नहीं आता है। इसके अलावा इसमें जो हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से जो बीमारी दिखती है वो है उकठा बीमारी, मटर का उकठा, जो कि बहुत ही कॉमन है। और ज़्यादातर किसान जो भी हमसे हमारे सेंटर पे विजिट करने के लिए आते हैं वो बोलते हैं कि साहब हम लोग मटर तो लगाते हैं लेकिन हमारा मटर जो है उकड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में किसान भाइयों को चाहिए कि मटर बुआई करने से पहले खेत में आपको ट्राइकोडर्मा मिलाना है। यदि ट्राइकोडर्मा नहीं मिलाते हैं तो ये भी उकठा बीमारी जो है बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि आपके खेत में आएगी ही आएगी। तो इसके लिए जो है किसान भाइयों को चाहिए कि जो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें जिससे कि आपके खेत में उकठा बीमारी ना आए। लेकिन इन सब के साथ ही साथ अक्सर देखा जाता है डॉक्टर साहब कि मटर के जो दाने होते हैं वो सही तरीके से नहीं आते, उसके क्या कारण है? हाँ देखिए, होता क्या है कि हम लोग जो है पोषक तत्व पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। होता क्या है कि ज़्यादातर किसान बोलते हैं कि हम DAP और यूरिया डाल के लगाते हैं, लेकिन DAP यूरिया के साथ साथ आपको पोटास भी देना है। उसका जो है का मतलब समुचित मात्रा उससे होता क्या है कि जैसे फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन, ये तीनों जो है का मतलब बैलेंस मात्रा में दिया जाना जरूरी है। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान में रखते हैं कि जब बुआई करें तो उस समय DAP, यूरिया और पोटास देकर ही जो है यदि मटर लगाते हैं तो आपकी उत्पादन जो है अच्छी होती है और मटर में दाने भी बड़े आकार के बनते हैं। साथ ही साथ कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जो है अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध न होने के कारण से भी हम लोग यदि जो है लोकल दुकान से यदि हम ले लेते हैं वो बोलेगा कि नहीं ये अच्छी प्रजाति का बीज है, लेकिन जब आप लगाते हो तो उसके फल बड़े छोटे छोटे बनते हैं, उसका फूल दाने का आकार भी छोटा होता है, इससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बुआई के समय जो है किसान भाई को जो है अच्छी की प्रजाति के जो है मटर के बीज को यूज़ करना चाहिए बुआई में, तब आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। जी, लेकिन कभी कभी ऐसे हमारे किसान भाई हैं कि बीज देखने में अच्छे हैं लेकिन उनको सही तरह से चुनाव करने में दिक्कतें आती है। क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखें जब वो बीज खरीदें? हाँ देखिए, किसान भाई यदि अब मटर का बीज आप खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान दें, पूरा ध्यान रखें कि जो भी आप बीज लें सील बंद पैकेट से लें। उसके ऊपर उसका परसेंटेज लिखा होता है कि कितने % जर्मिनेशन होगा, इसका जो है उत्पादन क्षमता कितनी है और कितने दिनों में ये जो है फसल आपकी तैयार होने वाली है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी जो किसान भाई जो है लंबे दिनों वाली प्रजाति ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जब मार्केट में उचित ज़्यादा दाम रहता है तो उस समय उनका फसल तैयार नहीं होता है, और जब तैयार होता है तो उस समय मार्केट में उसका उत्पादन मूल्य बहुत कम मिलता है किसान भाइयों को, तो इससे उनको जो है आर्थिक नुकसान होता है। तो यदि उचित समय की जो वैरायटी लेते हैं तो सही समय पे वो बाज़ार में पहुँचते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। जी, किसान भाइयों, ये मटर की खेती बिल्कुल बहुत ही अच्छी है कि मटर की खेती हमें करने में सहूलियत तो मिल रही है, लेकिन आप कुछ खास बातें हैं जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई। सबसे पहले कि आप सही समय पे अगर खेत पे लगाते हैं और पोषक तत्वों का खास तौर पे ध्यान रखते हैं, और विशेष बात है कि बीजों का सही चुनाव। इन 3-4 बातें हैं जो खास तौर पे मटर पे लागू होते हैं, और इन बातों का ख्याल रख के अगर किसान भाई करेंगे तो मेरे ख्याल से किसान भाई को सही तरह से मुनाफा भी होगा और उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगी। जी, तो बिल्कुल इसी तरह से बताए हुए नियमों का पालन करते हुए मटर की खेती कीजिए और मुनाफा बिल्कुल आपको मिलेगी। और डॉक्टर साहब ने ये जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, बहुत बढ़िया जानकारी। लेकिन फसल के साथ साथ जो गांव में हम लोग, मेरे जैसा जितना किसान भाई बहन रहते हैं, तो बहुत लोग शुकर पालन करते हैं। बिल्कुल, और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, और ठंड के मौसम में मेरे ख्याल से यही जानना चाहते होंगे कि ठंड के मौसम में सूकरों की देखभाल कैसे की जाए। किसान भाई बहनों, आप भी ये जानना चाहते होंगे, तो बताओ किसान भाई बहनों को आज इसके बारे में। जो किसान भाई बहन हम नहीं बताएंगे हमारे विशेषज्ञ, और हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं जिनका नाम है डॉक्टर रविंद्र कुमार। तो आइए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार से मिलते हैं और लेते हैं जानकारी कि जाड़े के मौसम में सूकरों की देखभाल कैसे करें। आज हम विरसंघ के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने कन्या वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो हमें बताएंगे कि जाड़े के मौसम में सूकरों की उचित देखभाल किस प्रकार से करें, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि जाड़े के मौसम में सूकरों की उचित देखभाल करनी है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जाड़े के मौसम में क्या खास ध्यान देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, वो आप जरूर बताएं।
हाँ, जाड़े के मौसम में जैसा हम लोग देखते हैं कि वातावरण का तापमान कम होने लगता है, तो उसी हिसाब से जैसे कि एक पशु हैं, पशु को एक नियत तापमान मिलना चाहिए, वातावरण का तापमान, और वो वातावरण का तापमान यदि कम होने लगता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है कि हमारे शुक्रों पे पड़ता है। जैसे कि अगर वयस्क शुक्रों की बात करें तो 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट उसके लिए अनुकूल वातावरण है। उससे कम होता है तो फिर वो उनको वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कि किस तरह का ये प्रॉब्लम हो सकता है जाड़े के मौसम में, यदि उचित देखभाल नहीं करते हैं तो इसमें है कि खाना कम कर देती है, वो जानवर स्ट्रेस में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, जो है कि उनका ग्रोथ कम हो जाता है, बच्चे देने की क्षमता कम हो जाती है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होने लगता है। और अगर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं जाड़े के मौसम में तो इससे जो है कि मोर्टलिटी भी हो सकती है, हमारे सूकर मरने भी लगते हैं और किसान भाइयों को बहुत हानि होती है। इसलिए देखा जाता है कि ये अगर ठंड के मौसम में अगर उचित ध्यान नहीं दे तो काफ़ी इकोनॉमिक लॉस जो है हमारे किसानों को होता है, इसलिए इसमें उचित प्रबंधन करना चाहिए, उचित ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर जाड़े के मौसम में अगर हमारे शुक्रों को अगर चर्म रोग जैसी बीमारियां अगर लग जाएं तो उसके निवारण के लिए हमारे किसान को क्या करनी चाहिए वो जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि इसमें अगर ठंड का मौसम है, इसमें 1-2 बीमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जैसे चर्म रोग की बीमारी है, दूसरा एक FMD, 2 बीमारियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय होने की संभावना होती है। तो इसका ठंड के मौसम के पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए इस बीमारी से बचाव के लिए कि बीमारी नहीं हो। जैसे आपने चर्म रोग के बारे में कहा तो चर्म रोग ठंड के मौसम में काफ़ी इसका प्रकोप होने लगता है और इसके लिए सबसे पहले अगर वयस्क सूकर हैं तो उसको डेली एक बार जो है उसको पानी से ज़रूर नहलाएं। जब दिन साफ़ हो, धूप हो तो उसको ज़्यादातर किसान भाई सूकर को नहलाना बंद करते हैं। इससे एक समस्या आ जाती है कि चर्म रोग की समस्या होने लगती है। तो पहला चीज़ है कि प्रबंधन में इस तरह से साफ़ सफाई पर रखें, कभी भी जो बाड़े का जो मलमूत्र है उसको बिल्कुल बाड़े से दूर रखें, नज़दीक नहीं रखें। उससे कीड़े जो पनपते हैं, मक्खियाँ होती है, उससे भी चर्म रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, उसको दूर रखें। डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करें, जैसे फिनाइल वगैरह जो अभी है उससे रूम की सफाई करें। और अगर चर्म रोग हो जाता है जिसके लक्षण है कि वो बार बार शरीर को खुजलाता है, दीवार से रगड़ता है, शरीर पे दाने उग जाते हैं, बाल झड़ने लगता है, ये सब लक्षण है चर्म रोग के। और चर्म रोग से जानवर जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, खाना पीना कम कर देता है, तो इससे जो है कि उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि उनमें बच्चे देने की क्षमता, बढ़ने की क्षमता, ये सब काफ़ी कम हो जाती है और इसका सीधा असर जो होता है उसके इकोनॉमिक्स में पड़ता है। तो इससे बचाव के लिए चर्म रोग हो गया तो 2 तरह से बचाव कर सकते हैं। एक घरेलू उपचार कर सकते हैं जिसमें कि करंज का तेल है, उसमें कपूर और गंधक ये मिला करके, जैसे कि 100 ml 50 ml करंज का तेल, 50 ml नीम का तेल, उसमें 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसको शरीर पे लगा सकते हैं। तो उससे लगाने से जो है कि किसी तरह का चर्म रोग होता है वो ठीक हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि टोबैको भी जो आता है, जो इसको कहते हैं क्या, और टोबैको जो होता है वो उसको भी पानी यदि अल्कोहल में सोकिंग करके उसके पानी को शरीर पर लगाए, ये भी चर्म रोग में काफ़ी फ़ायदा होता है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें दवाएं भी है, जैसे कि आइवरमेक्टिन नामक दवा है, ये 35 किलो वजन पर 1 ml चमड़े में दिया जाता है और ये देने से जो भी पैरासाइट्स हैं, जो भी कीड़े कृमि होते हैं चमड़े में जो चर्म रोग के कारण बनते हैं, वो सब का नाश हो जाता है, वो चर्म रोग उससे ठीक हो जाता है। इससे यदि चर्म रोग ख़त्म हो जाएगा तो जानवर देखेंगे कि फिर हेल्दी हो जाएगा, खाना पीना नॉर्मल हो जाएगा और फिर जो ग्रोथ कम होता है ये सब फिर प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए चर्म रोग से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका बचाव पहले से करें, अगर हो जाए तो उसका उचित इलाज करें। अगर हम बीमारी की बात करें तो शुक्रों में एक और बीमारी होती है, वो दस्त की बीमारी है जो उन्हें लग जाती हैं। तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि अगर दस्त की बीमारी अगर शुक्रों को लग जाए तो उसकी क्या पहचान है और उससे कैसे निवारण हमारे किसान भाई पा सकते हैं? हाँ, दस्त का भी प्रॉब्लम इस समय हो जाता है क्योंकि इस समय खास करके लोग साफ़ सफाई पे कम ध्यान देते हैं और दस्त होने का मुख्य कारण है कि गंदगी जो बाड़े में रहती है, उस गंदगी के कारण जो है ये दस्त का रोग फैलता है। शुक्रों में यदि देखा जाए कि दस्त कैसे होता है तो मुख्य रूप से जीवाणु से ये दस्त होता है और ये जीवाणु गंदगी से फैलता है, पनपता है। किसी एक जानवर में दस्त हो गया तो दूसरे जानवरों में भी काफ़ी तेज़ी से फैलती है। जी हाँ, तो इससे बचाने के लिए एंटीबायोटिक का हम लोग उपयोग करते हैं, इसमें एंडोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये सब दवाएं उपयोग करते हैं। और यदि इन दवाओं से भी जो है अगर दस्त ठीक नहीं हो रहा है तो उसका जो है टेस्ट करा करके कौन सा दवा उसमें जो है कि वो सेंसिटिव है
उस दवा का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा होता है कि दवा काम नहीं करता है, तो उसमें हम लोग लैब में टेस्ट करा करके उसके दस्त को कि किस तरह से उसको करके उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक का उपयोग करके दस्त से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। जी, जाड़े के मौसम में एक दूसरे की बीमारियां होती हैं जिसको हम FMD कहते जी हैं, हाँ। तो वो उसकी पहचान कैसे करेंगे और अगर बीमारी सब कैसे करेंगे वो भी आप हमें बताएं। जी हाँ, FMD तो बहुत ही खतरनाक बीमारी कह सकते हैं। ये पशुओं में होता है, गाय, बकरी, भैंस, सुकर सब में होता है। तो इसमें ठंड के मौसम से पहले इसमें FMD वैक्सीन टीका जो होता है वो 2 ml वयस्क में, 1 ml जो छोटे पशु हैं, छोटे सुकर हैं, उसमें लगाने से ये FMD जो बीमारी होती है उस बीमारी से हम लोग बचा सकते हैं। इसकी जो पहचान कर सकते हैं इसमें कि छोटे बच्चे की मृत्यु बहुत ज़्यादा होने लगती है, बड़े जो पशु हैं उसके खुर में और मुंह में घाव हो जाता है जिसके कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और वो खाने में असमर्थ होता है, खाना कम खाते हैं और उसके बाद जो है गर्भवती जो सुकरी होती है उसका गर्भपात होने की भी संभावना होती है। तो इस FMD से बचाने के लिए एक ही उपाय है कि उसका टीका अवश्य कराएं, अदरवाइज जो है कि उसके होने के बाद एंटीबायोटिक का उपयोग करें, लेकिन ये उतना कारगर नहीं होता है। इसका बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि अगर जाड़े के मौसम में सुकरों को बीमारियां लग जाएं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनकी उचित देखभाल करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। भाई, जानकारी तो वाकई बहुत अच्छी थी। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, ऐसे में सुकरों की देखभाल कैसे करें? हमारे जानकारी तो देखिए आप बहुत बढ़िया दिलवाएं, हम लोग जानकारी लिए, लेकिन क्या है ना कि जब अब विदा लेने का समय आ जाता है तो एक ज़रूरी बात बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। और वो बात ये है कि किसान भाई बहन कलम उठाइए, कागज़ सामने है तो नहीं ले आइए और लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ हमें मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।